देखो देखो कौन आया। भील पटेल के राष्ट्रीय संयोजक मंगलाजी नीनामा स्टेज पर पधार चुके। कुंभलगढ़ की आप सभी इस मां प्रकृति जननी माई की पावन पावन सामने बैठ जाओ आप। धरा पर बैठे हमारे पूर्वज पुरखा जो हमने यहाँ पर मंच बिठाए उनके सानिध्य में बैठे हुए तमाम भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज इस कुंभलगढ़ पर आप तमाम साथियों ने ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, पहली बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, देश के मूल मालिक मूल बीज ये जल जंगल जमीन हमारा है। देश के मालिक हम कैसे हैं, जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, हम भारत देश के मूल वंशज के मूल बीज कैसे हैं, ये बात अगर यहां हम सबको पता चल जाएगी तो मालिक और किराएदार बाहर से आए हुए लोग कौन हैं और यहाँ के मूल बीज कौन है, इस बारे में आप पता लगा लोगे मेरे भाइयों। इसके लिए निशानी बताना चाहूंगा कि हम आज तमाम सुख सुविधाओं की जो साधन काम में ले रहे हैं, जैसे घर में काम में ले रहे हैं एक चम्मच, घर में काम में ले रहे हैं एक परात, घर में काम में ले रहे हैं एक घड़ा, स्टील का है पीतल का है, घर में काम में ले रहे हैं तगारी। थोड़ा सा विचार करो, जिस दिन हमारे इलाके में इस भारत देश के अंदर ये जो चम्मच है, ये चम्मच नहीं बनी थी, उससे पहले हमारे बाप दादाओं के पास क्या चीज थी, क्या था? जोर से बोलो भाई। डोइलो। तो मेरे भाइयों आपसे मेरा सवाल है, चम्मच पहले आया कि डोइला पहले आया? डोइले को देख करके चम्मच बनाया या चम्मच को देख करके डोइला बनाया? तो फिर जिस दिन ये परात नहीं थी उस दिन पहले क्या था हमारे पास? कुंडा कसोटा, है ना? तो हमारे कसोटे को देख करके परात बनाई या परात को देख करके कसोटा बनाया? तो ये भिखारी, ये किराएदार तो कहते हैं इन लोगों के अंदर अकल नहीं है। यूं क्या बोलते हैं कि इन लोगों को अकल नहीं है? यूं अबे हराम खोरो, हमसे सीखे हो, देश के मालिकों से सीखे हो, चम्मच कैसे होती है, चम्मच क्या काम में आती है, हमसे सीखे हो। परात क्या होती है, परात कैसे बनती है, वो हमसे सीखे हो। पलंग, पलंग कैसे बनता है, क्या काम में आता है, हमसे सीखे हो। इस जंगल के अंदर कौन सी जड़ी बूटी, कौन से पेड़ पौधे का फल है, वो कौन सा खाने लायक है, हमसे सीखे हो। इस जलवायु के अंदर, इस वनस्पति में जो जो औषधियां हैं वो हमसे सीखे हो। और वो हरामखोर हमको कहते हैं आप तो नीचे हो, हम ऊपर हैं। अरे हम देश के मालिकों का कलेजा बड़ा था, कलेजा बड़ा था। आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, आपको हमने खाट पे बिठाया, पलंग पे बिठाया, हमने नीचे बैठ करके आपको सम्मान दिया, तो आप यूं समझने लग गए हमको ऊपर बिठाया मतलब हम दादागिरी वाले लोग हैं, यूं समझ लिया आपने। अरे हम खाट पे बिठाना जानते हैं तो नीचे डालना भी जानते हैं। जानते कि नहीं जानते मेरे भाइयों? अरे लंबा चौड़ा हमारा इलाका था, हमने सोचा चलो यहाँ बैठ जाओ, आपको झोपड़ी बनाने के लिए जगह दी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह दी, तो आपने थोड़ा सा पक्का बना दिया। पक्का बनाने के बाद थोड़ा सा चौड़ा किया,
चौड़ा करने के बाद अपने रिश्तेदार को बुला करके पास में एक और बना लिया, एक और बना लिया। ऐसे कर करके आज हमारे इलाके के अंदर घुस गए और आज हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो। हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं कर रहे हैं हम तो भाइयों, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम देश के मालिक हैं, मालिक की तरह जीना है हमको। मालिकों को मालिकत्व की पहचान पता होनी चाहिए। जब हमारे बाप दादा यहाँ थे, जब हमारे बाप दादा यहाँ पहले से रह रहे थे, उसके बाद में आप लोग आए हो। मतलब आपके पोती पांदरों के अंदर गांव कहां से कहां तक है वो भी हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया। हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया। और आज कहते हो जो नोट करने वाले वो लोग हमको कहते हैं कि आपकी सीमा इधर है, उधर है, उधर है, इधर है। अरे इससे बड़ा भी हमारे बाप दादाओं का सीमाना सिस्टम है। हमारी कहां से कहां तक बाउंड्री है वो हमारा सिस्टम है। ये ऐसी तमाम प्रकार की जो सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ करके इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। लेकिन 5 जनवरी 2011 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। न्यायमूर्ति हमारे मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, उन्होंने बोला कि देश का मूल बीज, मूल मालिक भील आदिवासी है और वो इस देश का मालिक है, भारत देश का मालिक है। अभी कुंभलगढ़ की बात कर रहे थे, कुंभलगढ़ की नहीं भाई, ये पूरा भारत जो इलाका है वो पूरा देश हमारे है। संविधान के अंदर, कानून के अंदर सबसे ज्यादा हक अधिकार हमको दे रखे हैं। 5वीं अनुसूची के इलाके में ही आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भारत देश के अंदर जहां भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर अपना कबीला है वहां पर आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वो वाला सिस्टम हमारा लागू होता है मेरे भाइयों। तो हम डरने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी न्याय व्यवस्था है, हमारी अपनी न्याय करने की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारे गांव का गड्ढा कमेटी करता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे गड्ढा कमेटी, हमारे यहाँ के जो न्याय करने वाले जो लोग हैं वो भागों में बट गए। किन किन भागों में बट गए? एक तो अपनी पहचान भुला करके सबसे ज्यादा बटे वो संगठनों में। किस में बटे मेरे भाइयों? संगठनों में। संगठन भी बनाया तो किसका बनाया? हमारे अपने समुदाय के नाम पे बनाया। लेकिन उसका मुखिया तिलक तराजू तलवार वाला बन गया। समझ रहे हो भाई? तिलक तराजू तलवार वो बन गया। और उन्होंने उनका जो सिस्टम था, उनके जो बाप दादा थे वो हमसे पुजवाए मेरे भाई। और हमने हमारे अपने बाप दादा थे, उन बाप दादाओं को कहीं ना कहीं भूलवश छोड़ दिया। तो हमको अगर वापस आना है तो हमारे अपने बाप दादाओं को वापस पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? इस इलाके के अंदर राणा पूजा भील कितने दमदार थे तो उनके साथ में रहने वाले भी कितने दमदार होंगे। वो साथ में रहने वाले कौन कौन थे उनका भी पता करना होगा या नहीं करना होगा? अकेले राणा पूजा भील ने थोड़ी साथ दिया होगा। हमारे यहाँ के कितने बड़े बड़े कबीले थे, उन पूरे पूरे कबीलों ने उनका साथ दिया है। तब जाकर के राणा से महाराणा प्रताप बने कि नहीं बने? कल मैं चित्तौड़गढ़ गया, चित्तौड़गढ़ के किले पर जाकर के देखा तो वहां पर उन्होंने वंशावली लिखी हुई थी। उस वंशावली में बप्पा रावल से लगा करके वंशावली लिखी थी। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा भाई वंशावली में ये हरामखोर ये क्यों भूल गए कि बप्पा रावल से भी पहले कौन था, उनका नाम, उनका वंशज का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लिख देते हैं तो
पतली पतली निकलने लग जाती इनकी, है ना। वहां पर लिखा हुआ था कि हमीरगढ़ का किला, वहां पर कुंभलगढ़ का किला, फलाना किला, ढेगड़ा किला, ये सारे लिखे हुए थे। ये उस सिंह ने, ये उस सिंह ने, ऐसे लिखे हुए थे। मैंने कहा शुरुआती दौर बताओ ना भाई, कोई 8वीं शताब्दी लिख रहा है, कोई 6वीं शताब्दी लिख रहा है, तो 6वीं शताब्दी से पहले कौन थे वो बताइए, तब जाकर के हम मानेंगे इस देश का। ऊपर आप जो हरामखोरीपना कर रहे हो, पागलपन कर रहे हो, वो आप कितना मतलब गद्दारी के साथ में कर रहे हो, जितनी समझदारी के साथ में कर रहे हो, वो तब जाकर के पता चलेगा। आज भी जहां पर देश का मालिक होता है, मालिकों को डराने के लिए खाकी वर्दी में वही काले अंग्रेज, गोले अंग्रेज, वो बाहर के किराएदार लोगों को यहां पर खड़ा कर देते हैं। खड़ा कर देते कि नहीं कर देते? आदिवासियों को कभी पुलिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती है क्या? आदिवासी आज दिन तक का इतिहास है, स्व अनुशासित है, और जब अनुशासन हिंसा कर देता है, अनुशासन भंग कर देता है, तो फिर अच्छे के फिर पसीने भी छुड़ा देता है। ये सबको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से बस से भर भर के वो हमारे जहां पर छोटा सा चिंतन शिविर होता है, वहां पर भी वो कर देता है। एक बार मैंने हमारे वहीं के जो हमारे प्रतापगढ़ में एसपी साहब से उनसे पूछा था, मैंने कहा साहब ये बात समझ में नहीं आती है कि जब जैसे अन्य लोगों के बड़े बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो कभी भी पुलिस का जाप्ता नहीं लगता है, और हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जाप्ते क्यों लगते हैं? अरे आप हकीकत जानना चाहते हो क्या? हाँ, हकीकत जानना चाहते हैं। अरे सभी को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान काम है, लेकिन एक भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा भारी काम हो जाता है। वो 100 पे भारी पड़ जाता है। वो आगे पीछे देखता नहीं है जब एक बार गर्म हो जाता है तो मेरे भाइयों, आज की तारीख में हमको गर्म होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों के द्वारा कानून दिया है, संविधान दिया है। उस संविधान को समझो और हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को पहचानो, और वो कमियां हमारी क्या है वो हमको समझने की जरूरत है। हमको किस तरह से दबाया जा रहा है वो हमको समझने की जरूरत है। किस तरह से हमको पीछे धकेला जा रहा है वो हमको समझने की जरूरत है। कैसे तरीका लगाया इन्होंने? हमारे इलाके के लोग मजदूरी पे बुलाए, काम करने के लिए बुलाए, और बोला कि आपको 200 रुपए दूंगा, आपको 500 रुपए दूंगा। पूरे दिन भर काम किया। काम करने के बाद में शाम के समय में जब मजदूरी चुकाने की बात आई तो इन्होंने 500 रुपए नहीं दिए। क्या बोला? 500 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये खंबा है, ले जाना है क्या? ऐसा बोला उन्होंने। वो 500 अगर पैसे देगा तू तो 500 रुपए में तेरा काम होगा, और अगर ये बाटली लेना चाहता है तो 1000 रुपए की। हमारा भोला प्राणी, देश का मालिक, बड़े कलेजे वाला, बड़े दिल वाला, उसने सोचा यार पैसे लूंगा तो 500 रुपए, और अगर ये लूंगा तो 1000 रुपए का मिलेगा। वो लेके गया, 1000 रुपए वाला ले लिया। उसने कहा ज्यादा वाला मिल रहा है, यूं कर, है ना। ले गया, घर जाकर के पिया, दोस्तों को पिलाया। धीरे 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 रोज का सिस्टम चला, रोज का सिस्टम चला, और अंत में वो उसका आदी हो गया। आदी हो गया, उससे बीमारियों से पीड़ित हो गया, हमको पता ही नहीं चला। तो हमारे इलाके के अंदर भी आज भाई साहब अभी कह रहे थे कि जमीनें छीन ली, इसी तरीके से जमीनें छीन रखी होगी, मुझे पूरा पता है यहाँ भी। तो आज के बाद में याद कर लो मेरे भाइयों, वो जो खंबा पकड़ा रहे हैं वो खंबा बनता काहे का है ये आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े दिन पहले पत्रिका में एक पेपर दैनिक भास्कर में एक कटिंग आई थी, उसमें ये न्यूज छपी थी कि जयपुर के अंदर जितने भी लोग हैं उनके घरों में जो लेटरिन खाने हैं, उन लेटरिन खाने सारे लगभग बहुत सारे आधे लोगों के पैक हो गए। अब वो क्या वापस उफान मार रहे हैं। वो उफान पूरा एक
उन्होंने समेटने के लिए क्या किया, एक पाइप लगाया। उस पाइप के जरिए नीचे जाकर के एक मशीन लगाई, मशीन में जाकर के उसको फिल्टर किया और फिल्टर में करके बोतलों में पैक किया और सील लगा दी, बियर, एमसीडी, फलाना ढिमका। ये तो विचार कर लीजिए मेरे भाइयों, जिस जिस भाई की आदत पड़ी हुई है खंबा लेने की, तो आप विचार करिए, उन्होंने अपना लेटरिन और टट्टी पेशाब का रस आपको पिला दिया और रस पिला करके हमारी जमीनें हड़प रहे हैं। आज के बाद में उससे दूर हो जाइए। कितने जने सहमत है देखिए उससे दूर होने के लिए? बहुत सारे नीचे मुंह कर रहे हैं, बहुत सारे भाई नीचे मुंह कर रहे हैं। बराबर, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा आ ही रहे हैं, नीचे मुंह कर रहे हैं उनके लिए भी। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज, इस चीज को समझिए, इन लोगों ने नशे का आदी बनाया और हमारी जंगल छीना, हमारी जमीनें छीनी, हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किया। इस चीज से दूर होना पड़ेगा और हमारे अपने महुए का, हमारे अपने हाथ से बनाया हुआ अगर नहीं टिका जा रहा तो उसको काम में ले लीजिए, वो भी केवल हमारी दवाई के रूप में। ऐसा नहीं कि उसको भी डबल डबल ले ले, ऐसा नहीं। तो यह चीज हमको समझनी पड़ेगी और इसी के जरिए उन्होंने दो व्यवस्थाएं बनाई। उन्होंने इसी तरह से दो व्यवस्थाएं बना ली। एक आया राज व्यवस्था और एक आया वोट व्यवस्था, सिलेक्शन व्यवस्था और वोट देने वाली व्यवस्था। हम लोगों को केवल एक इस्तेमाल करने के लिए सिलेक्शन पद्धति का हिस्सा नहीं बनाया और वोट देने का सिस्टम बनाया। हमारे इलाके में हमारा प्रतिनिधित्व न हो, इसके लिए उन्होंने हमारी व्यवस्था को भंग करने के लिए उनकी गुलामी करने वाले लोगों को ऊपर भेजा और वही लोग हमारे जो नियम कायदे कानून है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे पहले टीएसपी ट्राइबल एरिया सब प्लान के अंदर इतनी तहसीलें आती थी, अभी 5 रह गई है ना, 5 पंचायतें रह गई है। ऐसा कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है कि शेड्यूल एरिया एक बार जब निर्धारित हो जाता है, गजट नोटिफिकेशन में निर्धारित हो जाता है, तो उसको कम करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे यहाँ की ग्राम सभाओं को है ये पूरा पावर। हमको पता नहीं, इस वजह से आज इधर उधर हो रहा है। हमको समझने की जरूरत है। आज जिस तरह से आप जाजम पर बैठे हो, इसी तरह से हमारे समुदाय को एक जाजम पर बैठने की जरूरत है। इसी तरह से हमारे एक जाजम पर बैठने की जरूरत है। छोटी छोटी बात पर हम आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने की जरूरत नहीं है, हमको दिमाग से काम लेने की जरूरत है। दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अगर आप ये तो पूरा इलाका है, एक एक आदिवासी अगर आदिवासी जादम व्यवस्था को समझ जाएगा तो जो ये किराएदार है, ना तो भगाने की जरूरत पड़ेगी, न डराने की जरूरत पड़ेगी, न गाली देने की जरूरत पड़ेगी। आप खाली एक अपना जलवा दिखाते हुए एक बार उस रोड कर होकर के गुजर जाओगे तो अपने आप जो जमीन है वो भी खाली हो जाएगी और उसके ऊपर जो चीजें बनी है वो भी खाली हो जाएगी। लेकिन हमारे अनुशासन व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। आज की डेट में हमारी अपनी जो पत्थर फेंकते उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गोफन बोलते हैं। किस किस के घर पे गोफन है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। हाँ, बाकी भाइयों के पास में क्यों नहीं भाई? अरे जिस गोफन की बदौलत हमारे यहाँ पर मुगल साम्राज्य राज नहीं कर पाया, जिस गोफन के दम पर हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का साम्राज्य था जो 200 साल राज किया भारत देश पर, लेकिन हमारे इलाके पे राज नहीं कर पाया, जो राजे रजवाड़े, जो डरपोक किस्म के लोग थे, है ना, जो लड़ना नहीं जानते थे, तो क्या करते थे? अपनी बहन बेटियों को सामने से दे करके बढ़िया रिश्ता बना लेते थे ताकि हम लड़ाई आपस में लड़े नहीं। अरे यार, आपसे समझौता कर लेते ही होकर। हमारे बाप दादाओं का इतिहास देख लो, कभी भी हमारे बाप दादाओं ने जहां पर लड़ाई की बात आई, जहां पर स्वाभिमान क्या है बात आई, वहां पर कभी भी बहन बेटी को नहीं दिया।
दिया क्या? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जानता है तो हमारा भील आदिवासी समुदाय जानता है। लेकिन आज की तारीख में हम हमारी बहन बेटी माताओं की इज्जत करना नहीं सीख रहे हैं। हमारी माता बहनों की जो स्वाभिमान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने वो कमी नोट की, उन्होंने नोट किया कि इनके अंदर सबसे ज्यादा पावर है तो इनकी बहन बेटियों की सुरक्षा की वजह से है। उन्होंने, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे इस इलाके के अंदर जो मुसलमान समुदाय है उन्होंने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा किस तरह से कर रखी आप जानते हो अच्छी तरह से। घरों से बाहर तक उनको कोई काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हमारे राजपूत समुदाय आसपास देखते हैं हम, उन्होंने कभी भी अपनी बहन बेटियों को बाहर काम करने का मौका तक नहीं देते हैं। हमारे जैन समुदाय देख लो, ब्राह्मण समुदाय देख लो, जितने भी समुदाय है उन समुदाय के देख लो आप, कभी भी उन्होंने बहन बेटियों को बाहर भेजने वाला काम नहीं किया। और हम लोग दिन भर मिठल्ले बन करके कहीं इधर उधर गुड़कते फिरते हैं और शाम को जाकर के अपने घर पर जो हमारी बहन बेटी माँ है, अपनी बीवी है, उनको जाकर के क्या बोलते हैं कि तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाई, मसाले में क्यों नहीं डाला, ये क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला करते हो आप। अरे मेरे भाइयों, सबसे पहली बड़ी बात, जिस दिन हमने हमारे समुदाय में आदिवासी बहन बेटी माता का इज्जत कैसे बन जाएगा आदिवासी। अनावश्यक हमारी बहन बेटी मार्केट में नहीं जाए, हमारी बहन बेटी फालतू दूसरे समुदाय के खेतों में काम करने नहीं जाए, ये काम हमको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे जो भील आदिवासी समुदाय के पुरुष हैं उनको मेहनती बनना होगा, काम करना होगा, निठल्ला बनने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर आदिवासी हो तो इस बात को गांठ बांधना, हमारी जमीन नहीं जाएगी, हमारे साथ में जो गलत हो रहा वो नहीं होगा, सारा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इस बात को गांठ बांधने की जरूरत है। तो दो बातें बोली है मैंने, अंग्रेजी शराब, हमारी बहन बेटी, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम मात खा रहे हैं। हम मात खा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी राज व्यवस्था। आज की तारीख में हमारे उस इलाके में, इस इलाके में भी अलग सिस्टम होगा, या हो सकता है वही वाला हो। हमारे पुरुष जो होते हैं, उनकी कभी मौत हो जाती है तो उसकी याद में हमारे सीराबासी बिठाते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, ये जैसे ये पूर्वज, जो पूर्वज बिठाते हैं, जेंट्स होता उसके ऊपर कौन सी ध्वजा लगाते हैं, सफेद ध्वजा हमारे उधर भी लगाते हैं, या भाई बोल रहे हैं यहाँ पर भी लगाते हैं, चांद सूरज वाली। और महिला का जो स्थान होता है वहां पर लाल, माता जी का जो स्थान होता है वहां कौन सा लगाते हैं, लाल। और कहीं पर कुआं खोदते हैं, पानी आ जाता है, कहीं पर ट्यूबवेल लगाते हैं, वहां पानी आ जाता है, वहां पर कौन सा नेजा लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, यहाँ पर लगाते ही नहीं, हरा लगाते हैं, हमारे उधर लगाते हैं, हरियाली है इस वजह से हरा लगाते हैं। आज की तारीख में हमने लाल छोड़ दिया, सफेद छोड़ दिया, हरा छोड़ दिया, अब क्या लगाने लग गए, हमारा मकान टूटा हुआ तो कोई बात नहीं, हाथ वाला झंडा बड़ा सा लगा देंगे, लगाते ही नहीं लगाते। हमारी टूटी झोपड़ी है तो कोई बात नहीं, फूल वाला लगा देते हैं, लगा देते नहीं लगा देते हैं। हमारी टूटी झोपड़ी है तो कोई बात नहीं, आसाराम बापू की पकड़ाई हुई ध्वजा पकड़ा देते हैं, वहां पर लगा देते हैं नहीं लगा देते मेरे भाइयों, कहीं गलती कर देते हैं नहीं कर देते, संत रामपाल की झंडी पकड़ाई हुई वो लगा देते हैं, लगा देते हैं नहीं लगा देते। तो मेरे भाइयों, ये जितनी भी हरामखोर हैं, इन हरामखोर ध्वजाओं को बाहर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। हमारे अपने पूर्वज पुरखों की जो ध्वजाएं हैं, हमारे अपने बाप दादाओं की जो ध्वजाएं हैं,
मालिकों की जो धजाएं है उसको केवल अपने घर पर लगाना है। बाकी जितने भी बाहरी लोगों ने हमारे हाथ में थमाई है उनका सुपड़ा साफ कर देंगे हमारे इलाके से। उस दिन देश के मालिक वापस अपने हाथ में सारी चीज हासिल कर लेंगे। बोलो, गलतियां कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? गलतियां कर रहे थे। अब बात आती है हमारे पहनावे की। हमारे पहनावे में जिस दिन हमारे बाप दादा इस पहनावे में थे, उस समय में हमारे एक भी बाप दादा जो है, हमारे जो भील आदिवासी समुदाय और लोग हैं, उनके अंदर एक भी एक ऐसा आदमी बता दो जिनके बेटे पैदा नहीं हुए, बेटियां पैदा नहीं हुई, बच्चे पैदा नहीं हुए। ऐसा था क्या? नहीं था। जिस दिन हमारे पूर्वज पुरखों के अंदर ये ऐसा पहनावा था, उस दिन बांझपन हमारे समुदाय के अंदर था ही नहीं। लेकिन जिस दिन से ये जींस आए हैं, जिस दिन से ये पैंट आए हैं, उस दिन से हमारे 100 में से 20 लोग जिनके बेटे बेटियां नहीं हो रहे हैं, ये पहनावे से भी बिगड़ा हुआ है। मान रहे हो ये मेरे भाइयों? मानते हो? जो नहीं मानता है वो मेरे पास आ जाए। कोई जींस पहना हुआ आदमी, जींस पहना हुआ आदमी सीधा ऐसे बैठ जाएगा क्या? बैठ जाएगा? अगर वो ऐसे बैठने जाएगा तो यहाँ पर नसी खिंचाई होगी कि नहीं होगी? इधर होगा कि नहीं होगा? कहीं कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये छोटी छोटी बारीकियों से उन्होंने हमारे समुदाय को बर्बाद किया। तो मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप स्कूल में जा रहे हो तो ऐसा पहनावा मत पहनो, कहीं नौकरी लग गए हो तो ऐसा पहनावा मत पहनो। लेकिन हमारे समाज का जो रीति रिवाज है, उस दिन हमारे अपने पहनावे में हम सबको रहना है मेरे भाई। ये याद रखें, आदत बना लेंगे कि जिस दिन हमारे समाज का कोई कार्यक्रम है, उस दिन हम धोती में रहेंगे, सर हमारा ढका हुआ होना चाहिए, पगड़ी हमारी बंधी हुई होनी चाहिए। ये बात हमको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, हम ये व्यवस्था समझ जाएंगे, उस दिन हमारा समुदाय देश का मालिक जरूर बनेगा। ये हमको समझने की जरूरत है। भवन दादा भी हमारे बीच में 5-10 मिनट में बहुत जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, वो यही आएंगे। आप इस बात को समझिए, पहनावे वाली जो बात है, उस पहनावे वाली बात को समझिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जोहर का नारा है। उधर पीछे वाले भाइयों का नहीं है क्या? अभी भी पता ही नहीं चल रहा है देश के मालिक है हम। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। हमारे आसपास जो जमीन दिख रही है वो किसकी है? किसकी है भाई? अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, रहेगी। हमारे बाप दादाओं का इतिहास को बदल करके आपने हमारी जमीनें खरीदी है। हमारी बाप दादाओं की कानून व्यवस्था बदल करके आपने हमारे को बर्बाद किया है। हमारे बाप दादाओं की जो न्याय पद्धति हमारी व्यवस्था है, उसको कब्जे में किया है, हमारी बहन बेटियों को कब्जे में किया है। जिस दिन हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले लेंगे, उस दिन ये जनता जमीन हमारा होगा मेरे भाइयों। हम लोग जगह जगह गलतियां करते हैं, हमारी अपनी बोली छोड़ते हैं, हमारा अपना रीति रिवाज छोड़ते हैं, हमारी अपनी परंपराएं छोड़ते हैं। हमारे अपने परंपराओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन भिखारियों की जो परंपरा है हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारे अपनी लगन, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए मेरे भाई। इन लोगों ने हमको पीछे धकेलने के लिए दो तरह की पढ़ाई व्यवस्था बदल दी इन्होंने। एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल किसके लिए? देश के मालिकों के लिए। बताते नहीं है सामने से ये हरामखोर।
लेकिन ओरिजिनल रूप से अगर देखा जाए तो ये सरकारी स्कूल भारत के मालिकों को पीछे धकेलने के लिए खोले हैं इन्होंने। और प्राइवेट स्कूल सारे जो पैसे वाले अमीर उन लोगों की स्कूल व्यवस्था। अगर आप इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हो तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बराबर करिए। ये प्राइवेट स्कूल, ये सरकारी स्कूल, ये व्यवस्था खत्म करिए। ये सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये व्यवस्था खत्म करिए। आदिवासी देश के मालिकों को पीछे धकेलने के लिए इन हरामखोरों ने ये दो प्रकार की व्यवस्था बना करके हमको पीछे धकेला है, बर्बाद किया मेरे भाइयों। हमको आवाज बुलंद करनी होगी। हमारे इलाके के अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए। उसके कभी तो डाकिया बना दिया, कभी मिड डे मील बनाने वाला बना दिया, कभी पशु गणना, कभी जनगणना, कभी फलानी गणना, कोई ठोर पड़े ठिकाने पता नहीं क्या क्या, टेकड़ा बाकड़ा पोछड़ा सब पकड़ा दिया। पकड़ाया नहीं पकड़ाया। और फिर बात करते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ, खत्म होना चाहिए, बिल्कुल हमको तैयार है इसके लिए। लेकिन इससे पहले ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सबको एक जैसी शिक्षा, सरकारी स्कूल। सबको एक जैसी चिकित्सा, प्राइवेट जो आपकी हॉस्पिटल है बंद करिए, सरकारी हॉस्पिटल खोलिए, तब जाकर के हम मानेंगे ये आप एक जैसी बात कर रहे हो। हर जगह हमारे साथ में अन्याय किया, हमको पीछे धकेलने के लिए नए नए तरीके खोज लिए इन हरामखोरों ने। और बात करते हैं देश आगे बढ़ रहा है, क्या घंटा आगे बढ़ रहा है? तुम्हारी टोन जरूर आगे बढ़ रही है, तुम्हारे गाल